लोकल एजेंट्स को एक असली हार्डवेयर का हफ्ता मिल रहा है। हाइप वीक नहीं, हार्डवेयर का हफ्ता। मैं नौबा हूं। और मैं एलॉय हूं और यह एजेंट स्टैक डेली है। आज की बात लोकल स्टैक के बारे में है। ओलामा, एलएम स्टूडियो, EXO, DGX स्पार्क, ग्रोक बिल्ड और गेटवे लेयर के बारे में जो एजेंट्स को ब्रिटल प्रोवाइडर कॉल्स के ढेर में बदलने से रोकता है। उपयोगी सवाल सीधा है। बिल्डर्स के लिए क्या बदला है जो एजेंट्स को अपनी मशीनों, अपने मॉडल्स और अपने टूलिंग के करीब चलाना चाहते हैं? जवाब है, एक से ज्यादा टुकड़े एक साथ हिले। ओलामा कोडिंग एजेंट टेरिटोरी में गहरा जा रहा है। एलएम स्टूडियो एप्पल सिलिकॉन विजन इन्फ्रेंस में सुधार कर रहा है और शेयर्ड लोकल मॉडल सर्वर्स की तरफ इशारा कर रहा है। NVIDIA DGX स्पार्क को सिर्फ एक छोटी वर्कस्टेशन की तरह नहीं, बल्कि एक लोकल एजेंट मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है। EXO मैक्स और स्पार्क हार्डवेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फ्रेंस की प्रॉमिस और रफ एजेस दोनों दिखा रहा है। XAI के पास एक नया कोडिंग एजेंट CLI है, जिसमें मॉडल रीडायरेक्ट्स के आसपास कुछ प्राइसिंग और राउटिंग रिस्क है। और लाइट LLM और एनवॉय AI गेटवे मॉडल राउटिंग कंट्रोल प्लेन को टाइटर बना रहे हैं। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां कई लोकल बिल्डर्स असल में शुरू करते हैं। ओलामा। पहली कहानी ओलामा की है। हेडलाइन कोई आइसोलेटेड फीचर नहीं है। हेडलाइन यह है कि ओलामा धीरे धीरे एक लोकल एजेंट रनटाइम सर्फिस बन रहा है, सिर्फ एक कमांड नहीं जो चैट मॉडल चलाता है। हाल की रिलीज लाइन में कई टुकड़े हैं जो उस डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। ओलामा 0.24 ओलामा लॉन्च के थ्रू कोडेक्स ऐप सपोर्ट जोड़ता है। हाल की में रिलीसेस विजन मॉडल सपोर्ट ओपन कोड लॉन्च के लिए जोड़ती हैं। क्लॉड टूल रिजल्ट्स के आसपास फिक्सेस हैं जब लोकल इमेज पाथ्स इन्वॉल्व्ड हों। API शो रिस्पॉन्स कैशिंग भी है। रिलीज नोट्स कह रहे हैं कि जिन इंटीग्रेशंस को मॉडल मेटाडाटा लोड करनी होती है उनके लिए यह लगभग 6.7x मीडियन लेटेंसी इंप्रूवमेंट देता है। वह मेटाडेटा पॉइंट बोरिंग लगता है जब तक आप एक एजेंट बिल्डर की तरह नहीं सोचते। एक कोडिंग एजेंट या डेस्कटॉप एजेंट सिर्फ एक मॉडल से एक प्रॉम्प्ट कंप्लीट करने को नहीं कह रहा। यह चेक कर रहा है कि कौन से मॉडल्स हैं, कौन से कैपेबिलिटीज सपोर्ट करते हैं, कौन इमेजेस ले सकते हैं, कौन रीजन कर सकता है, क्या लोकली इंस्टॉल्ड है और रन टाइम कितनी जल्दी उन सवालों के जवाब दे सकता है। अगर वह डिस्कवरी स्टेप स्लो है तो पूरा लोकल एक्सपीरियंस भारी लगता है। फिर 0.30.0 रिलीज कैंडिडेट में बड़ा आर्किटेक्चर चेंज है। ओलामा कहता है कि वह लाइन आर्किटेक्चर को GGML के ऊपर बनाने के बजाय सीधे llama.cpp सपोर्ट करने के लिए बदलती है, GGUF कंपैटिबिलिटी जोड़ती है और एप्पल सिलिकॉन पर मॉडल इन्फ्रेंस एक्सिलरेट करने के लिए MLX यूज करती है। यह मायने रखता है क्योंकि लोकल मॉडल इकोसिस्टम ज्यादातर पोर्टेबिलिटी और स्पीड पर जीता या हारता है। GGUF वह रोजमर्रा का पैकेजिंग फॉर्मेट है जिसे कई बिल्डर्स पहले से उपयोग करते हैं। llama.cpp उन मुख्य लो लेवल इंजन्स में से एक है जिन पर लोकल इन्फरेंस निर्भर करती है। MLX एप्पल सिलिकॉन के लिए तेजी से इम्पोर्टेंट हो रही है क्योंकि यह मैक हार्डवेयर को गंभीरता से भाग लेने देती है, सेकेंड क्लास लोकल इन्फरेंस हार्डवेयर की तरह ट्रीट किए जाने के बजाय। और जेमा 4 MTP आइटम बिल्कुल वही चीज है जिस पर लोकल बिल्डर्स को ध्यान देना चाहिए। MLX रनर में मल्टी टोकन प्रेडिक्शन स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग को जेमा 431B कोडिंग टास्क्स के लिए 2x से ज्यादा स्पीड इंक्रीज के तौर पर एडवर्टाइज किया गया है। मॉडल को अभी भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्पीड लोकल कोडिंग एजेंट की अनुभूति बदलती है।
एक मॉडल जो तकनीकी रूप से एक टोकन रेट पर यूसेबल है, वह दोगुनी रेट पर एक्चुअली कंफर्टेबल हो सकता है। गहरा ट्रेंड यह है कि लोकल मॉडल रनर्स, एप्लीकेशन लॉन्चर्स और एजेंट सबस्ट्रेट बन रहे हैं। ओलामा लॉन्च सिर्फ एक कॉन्वीनियंस रैपर नहीं है, यह एक सिग्नल है कि लोकल मॉडल रन टाइम्स, कोडिंग एप्स, डेस्कटॉप असिस्टेंट्स और टूल एनवायरनमेंट्स में मॉडल्स को जोड़ने वाली चीज बनना चाहते हैं। यह ओलामा को लोकल स्टैक का एक स्ट्रैटेजिक पीस बनाता है। एक बिल्डर इसके साथ शुरू कर सकता है क्योंकि यह सिंपल है, लेकिन दिशा बड़ी है। लॉन्च इंटीग्रेशंस, कोडिंग टूल्स, विजन इनपुट्स, एप्पल एक्सेलरेशन, मेटाडाटा कैशिंग और मॉडल पोर्टेबिलिटी। यहाँ की सिफारिश व्यावहारिक है। ओलामा को एक लोकल रन टाइम लेयर की तरह ट्रीट करें, जो एजेंट एप्स के लिए तेजी से रेलेवेंट हो रहा है, सिर्फ क्विक लोकल चैट चलाने के तरीके के रूप में नहीं। 0.30 लाइन को क्लोजली वॉच करें, क्योंकि llama.cpp अलाइनमेंट, GGOF कंपैटिबिलिटी और MLX एक्सेलरेशन मैक्स पर लोकल कोडिंग एजेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट पाथ बदल सकते हैं। और छोटे फिक्सेस को न मिस करें। लोकल इमेज पाथ हैंडलिंग, विजन मॉडल सपोर्ट और फास्टर मॉडल मेटाडाटा वो डिटेल्स हैं जो डिसाइड करती हैं कि क्या एक लोकल एजेंट स्क्रीनशॉट इंस्पेक्ट कर सकती है, प्रोजेक्ट सरफेस रीड कर सकती है, या बिना क्लमजी फील किए राइट इंस्टॉल्ड मॉडल क्विकली चूज कर सकती है। इन रिलीजेस के अंदर एक बिल्डर पैटर्न भी छुपा हुआ है। मॉडल रनर से शुरू करें, फिर पूछें कि एजेंट को मॉडल के आसपास क्या करना है। क्या यह कोडिंग सरफेस लॉन्च कर सकती है? क्या यह इमेजेस इंस्पेक्ट कर सकती है? क्या यह मॉडल कैपेबिलिटी क्वेश्चंस का जवाब क्विकली दे सकती है? क्या यह पहले से डेस्क पर बैठे हार्डवेयर पर रन कर सकती है? ओलामा एक जगह पर इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस के जवाब देने लगा है। यह तब मायने रखता है जब आप एक ऐसा एजेंट बिल्ड करते हैं जिसे टास्क्स के बीच मूव करना होता है। एक कोडिंग असिस्टेंट को क्विक एक्सप्लेनेशंस के लिए फास्ट लोकल मॉडल, पैच प्लानिंग के लिए स्ट्रॉन्गर मॉडल और यूआई स्टेट रीड करने के लिए विजन कैपेबल मॉडल की जरूरत हो सकती है। अगर लोकल रन टाइम दोज चॉइसेस विजिबल और फास्ट बनाती है, तो एजेंट कम कस्टम ड्यू के साथ वर्क राउट कर सकता है। रिस्क यह मान लेना है कि लोकल ऑटोमेटिकली सिंपल मतलब है। लोकल स्टैक्स को अभी भी कैपेबिलिटी डिस्कवरी, मॉडल नेमिंग डिसिप्लिन और क्लियर एक्सपेक्टेशंस चाहिए कि हर मॉडल क्या कर सकता है। जितना बेटर ओलामा लॉन्च इंटीग्रेशंस और मेटाडाटा में होगी, उतना ईजियर एक ऐसा लोकल एजेंट बिल्ड करना होगा जो प्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करे, वन ऑफ कमांड्स के पायल पर रिलाई करने के बजाय। यह पहला मूव है। ओलामा एजेंट शेप्ड होती जा रही है। दूसरी कहानी LM स्टूडियो की है। कंक्रीट रिलीज LM स्टूडियो 0.4.13 है। चेंजलॉग में कहा गया है कि MLX इंजन V1.8.1 परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण सुधार करता है और क्वेन 3.5, क्वेन 3.6 और जेमा 4 सहित सक्षम मॉडल्स के लिए पैरेलल प्रेडिक्शन जोड़ता है। यह एक लोकल स्टैक कहानी है क्योंकि विजन सामान्य एजेंट इनपुट बन रहा है। एक उपयोगी एजेंट केवल टेक्स्ट नहीं पढ़ता, वह स्क्रीन्स, ऐप स्टेट्स, इमेजेस, चार्ट्स, UI एरर्स, स्क्रीनशॉट्स और डिजाइन आर्टिफैक्ट्स देखता है। अगर लोकल विजन मॉडल्स धीमे या अजीब हैं, तो बिल्डर्स क्लाउड APIs की ओर वापस जाते हैं। अगर लोकल विजन इन्फ्रेंस तेज और ज्यादा पैरेलल हो जाता है, तो उस लूप का ज्यादातर हिस्सा मशीन पर ही रह सकता है। इस रिलीज में पेस्टेड न्यू लाइन हैंडलिंग भी ठीक की गई है और सिक्योरिटी हार्डनिंग शामिल है। ये हेडलाइन नहीं हैं, लेकिन डेस्कटॉप प्रोडक्ट में ये मायने रखते हैं। लोकल टूलिंग की अक्सर निर्णय इस बात से होता है कि यह नॉर्मल यूज में रिलायबल लगती है या नहीं, सिर्फ बेंचमार्क नंबर्स से नहीं।
जो ज्यादा दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट है वह LM स्टूडियो के DGX स्टेशन मटेरियल का है। LM स्टूडियो एक हेडलेस डेमन का वर्णन करता है जिसे एलेमेस्टर कहते हैं, जो LM लिंक के साथ जोड़ा गया है ताकि एक बड़ा लोकल मशीन दूसरी डिवाइसेस को मॉडल सर्व कर सके। यह LM स्टूडियो SDKs, LM स्टूडियो API, OpenAI कंपैटिबल APIs और एंथ्रोपिक कंपैटिबल APIs की ओर भी इशारा करता है। यह डिप्लॉयमेंट शेप ध्यान देने योग्य है। लोकल AI स्टैक दो कॉमन पैटर्न्स में बंट रहा है। पैटर्न 1 है डायरेक्ट डेस्कटॉप इन्फ्रेंस, मशीन जो आपके सामने है वह मॉडल चलाती है। पैटर्न 2 है लोकल प्राइवेट सर्विंग, हाउस, लैब, ऑफिस या स्टूडियो में एक बड़ी मशीन मॉडल रखती है और थिनर क्लाइंट्स कंपैटिबल APIs के थ्रू इसे कॉल करते हैं। वह दूसरा पैटर्न वह जगह है जहां LM स्टूडियो एक UI से ज्यादा बन जाता है। अगर एक बड़ा लोकल बॉक्स फैमिलियर APIs के थ्रू मॉडल सर्व कर सकता है, तो बिल्डर्स कोडिंग एजेंट्स, टास्क एजेंट्स, नोटबुक टूल्स और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को लोकल इन्फ्रेंस की ओर पॉइंट कर सकते हैं बिना हर क्लाइंट को बदले। कंपैटिबिलिटी लेयर इंपॉर्टेंट है। OpenAI कंपैटिबल और एंथ्रोपिक कंपैटिबल APIs एग्जिस्टिंग टूल्स को कम कोड चेंजेस के साथ लोकल मॉडल्स से बात करने देती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर लोकल मॉडल फ्रंटियर क्लाउड मॉडल की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट और क्लाइंट शेप फैमिलियर हो सकते हैं, जो इंटीग्रेशन फ्रिक्शन कम करता है। इसे MLX इम्प्रूवमेंट्स के साथ पेयर करो और तुम्हें एक क्लियरर पिक्चर मिलता है। LM स्टूडियो एप्पल सिलिकॉन डेवलपर मशीन और हेवियर इन्फ्रेंस सर्वर दोनों को कवर करना चाहता है। एक तरफ फास्टर MLX विजन प्रेडिक्शन मैक एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। दूसरी तरफ LM लिंक और एलेमेस्टर शेड लोकल इन्फ्रेंस की ओर इशारा करते हैं। बिल्डर्स के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यह है कि इंटरफेस और कंप्यूट को अलग करो। लैपटॉप या डेस्कटॉप ऐप वह जगह हो सकती है जहां काम होता है। मॉडल को हमेशा वहां नहीं रहना चाहिए। एक बड़ी लोकल मशीन प्राइवेट इन्फ्रेंस एंड पॉइंट बन सकती है, जबकि डेली डिवाइस लाइटवेट रहती है। यह वह जगह भी है जहां लोकल प्राइवेसी ज्यादा रियलिस्टिक होती है। एक लैपटॉप पर सब कुछ रन करना अच्छा है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। एक शेयर्ड प्राइवेट इन्फ्रेंस सर्वर बिगर मॉडल्स, मल्टीपल क्लाइंट्स और ज्यादा परसिस्टेंट एजेंट यूज सपोर्ट कर सकती है, जबकि सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए क्लाउड इन्फ्रेंस से अभी भी बचती है। सिफारिश है, अगर LM स्टूडियो आपके स्टैक का हिस्सा है तो दोनों ट्रैक्स पर ध्यान दें। रोजमर्रा के मैक यूज के लिए MLX इंजन अपडेट्स और विजन कैपेबल मॉडल परफॉर्मेंस देखते रहें। भारी लोकल एजेंट्स के लिए एलेमेस्टर, LM लिंक और API कंपैटिबिलिटी देखते रहें, क्योंकि वहीं LM स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। और अहम बात है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई डेमो ऐप नहीं, कोई प्रिटी चैट विंडो नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर एक एजेंट डिपेंड कर सके। उपयोगी बिल्ड पैटर्न है एक लोकल प्राइवेट एंड पॉइंट। हैवी मॉडल को वहां रखें जहां मेमोरी और थर्मल्स उचित हों, फिर छोटे डिवाइसेस को उनके ऑलरेडी नो APIs के थ्रू कॉल करने दें। यह बहुत क्लीनर है हर लैपटॉप, एडिटर, स्क्रिप्ट और असिस्टेंट को अपना सेपरेट मॉडल सेटअप कैरी करने के बजाय। यह बिल्डर के फेलियर के बारे में सोचने के तरीके को भी बदलता है। अगर लोकल मॉडल सर्वर शेयर्ड है, तो अपटाइम, ऑथ, मॉडल लोडिंग बिहेवियर और नेटवर्क एक्सेस ये सब प्रोडक्ट कंसर्न्स बन जाते हैं। एक प्राइवेट सर्वर जो अचानक मॉडल अनलोड कर दे या अपना API बिहेवियर बदल दे, वह एजेंट्स को उतनी ही जल्दी ब्रेक कर देगा जितनी जल्दी एक क्लाउड आउटेज करता है। विजन एजेंट्स के लिए यह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजन इनपुट अक्सर बर्स्टी होता है। एजेंट को हर टर्न पर इमेज अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती,
लेकिन जब होती है तो रिस्पॉन्स इतना फास्ट होना चाहिए कि टास्क लूप में रहे। पैरेलल प्रेडिक्शन इम्प्रूवमेंट्स वैल्यूएबल हैं क्योंकि वे लोकल मल्टीमोडल वर्क को एक अलग स्लो लेन जैसा फील नहीं करने देते। तीसरी कहानी है DGX स्पार्क। इसको कवर करना आसान है बुरी तरह से क्योंकि हार्डवेयर स्टोरीज अक्सर स्पेकशीट रीडिंग में बदल जाती हैं। अहम सवाल और नैरो है, लोकल एजेंट्स के लिए DGX स्पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है? एनवीडिया अब स्पष्ट रूप से DGX स्पार्क और RTX PCs को लोकल एजेंट्स के लिए मशीन्स बता रहा है। कंपनी एजेंट कंप्यूटर्स, पर्सनल एजेंट्स, लोकल प्राइवेसी और कोई टोकन कॉस्ट्स की बात करती है। इसकी GTC मटेरियल नेमोट्रॉन 3 नैनो 4B, नेमोट्रॉन 3 सुपर 120B, क्वेन 3.5 ऑप्टिमाइजेशंस, मिस्ट्रल स्मॉल 4 और लोकल एजेंट स्टैक्स को ओलामा, LM स्टूडियो और llama.cpp थ्रू रन करते हुए हाईलाइट करती है। अहम DGX स्पार्क नंबर है 128 GB यूनिफाइड मेमोरी। मेमोरी वह लोकल एजेंट बॉटलनेक है जो ऑफन रॉ पीक कंप्यूट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मॉडल ओपन हो सकता है, डाउनलोडेबल हो सकता है, क्वांटिस भी हो सकता है, लेकिन अगर मशीन मॉडल और कॉन्टेक्स्ट को कंफर्टेबली होल्ड नहीं कर सकता तो लोकल एजेंट स्टोरी टूट जाती है। एनवीडिया DGX स्पार्क को 120B पैरामीटर्स से ऊपर के मॉडल्स के लिए काफी बताता है। नेमोट्रॉन 3 सुपर को 12B एक्टिव पैरामीटर्स के साथ 120B ओपन मॉडल डिस्क्राइब किया गया है। वह एक्टिव पैरामीटर डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स टोटल साइज में बहुत लार्ज हो सकते हैं, जबकि पर टोकन केवल नेटवर्क का पार्ट एक्टिवेट होता है। यह लोकल बिल्डर्स को एक नया मिडिल टियर देता है। लो एंड पर आपके पास स्मॉलर मॉडल्स रन करने वाले लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स हैं। हाई एंड पर आप क्लाउड GPUs रेंट करते हैं या होस्टेड मॉडल APIs यूज करते हैं। DGX स्पार्क बीच में बैठता है, एक्सपेंसिव और स्पेशलाइज्ड, लेकिन लोकल, प्राइवेट और नॉर्मल कंज्यूमर बॉक्स से ज्यादा केपेबल। लोकल एजेंट का एंगल सिर्फ बड़ी चैट नहीं है। एजेंट चैट से अलग होते हैं क्योंकि वे लूप चलाते हैं। वे कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, टूल्स को कॉल करते हैं, आउटपुट की जांच करते हैं, फेलियर्स से रिकवर करते हैं और अक्सर एक सिंगल प्रॉम्प्ट से ज्यादा समय तक काम करते रहने की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि इन्फरेंस कॉस्ट, लैटेंसी, प्राइवेसी और उपलब्धता अलग तरह से मायने रखती हैं। एक लोकल एजेंट मशीन पूरे दिन चल सकती है बिना हर स्टेप को क्लाउड API इवेंट बनाए। यह प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट को टच कर सकती है बिना सब कुछ ऑफ मशीन भेजे। इसको लोकल टूल्स के साथ जोड़ा जा सकता है और यह उन मॉडल्स को होस्ट कर सकती है जो लैपटॉप के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी लोकल वर्कस्टेशन क्लास मेमोरी एनवेलप में फिट आते हैं। एनवीडिया लोकल मॉडल एक्सेस के लिए ओलामा, LM स्टूडियो और llama.cpp के माध्यम से भी पॉइंट करता है। यही वो पार्ट है जिस पर बिल्डर्स को ध्यान देना चाहिए। हार्डवेयर तभी उपयोगी बनता है जब सॉफ्टवेयर स्टैक उसे पहचाने। अगर कॉमन लोकल रनटाइम मशीन को सपोर्ट करते हैं तो हार्डवेयर मौजूदा बिल्डर हैबिट्स में स्लॉट हो सकता है। मॉडल नाम भी मायने रखते हैं। नेमोट्रॉन 3 नैनो 4B एक छोटा लोकल मॉडल दिशा है। नेमोट्रॉन 3 सुपर 120B बड़ी लोकल एजेंट दिशा है। क्वेन 3.5 ऑप्टिमाइजेशन और मिस्ट्रल स्मॉल 4 दिखाते हैं कि यह एक मॉडल फैमिली नहीं है। यह लोकल ओपन मॉडल्स और लोकल एजेंट एग्जीक्यूशन के आसपास एक इकोसिस्टम पुश है। कैविएट स्पष्ट है, DGX स्पार्क हर बिल्डर के लिए डिफॉल्ट मशीन नहीं है, लेकिन यह लोकल फर्स्ट एजेंट्स के लिए छत को बदल देता है। यह कहता है कि लोकल अब सिर्फ छोटा नहीं मतलब
लोकल मतलब नेटवर्क पर एक डेडिकेटेड इन्फ्रेंस बॉक्स हो सकता है जो एजेंट्स और टूल्स को सर्व करे बिना क्लाउड बिल बने। इसीलिए DGX स्पार्क इस एपिसोड में जगह रखता है। यह सिर्फ एक एनवीडिया प्रोडक्ट अनाउंसमेंट नहीं है। यह एक संकेत है कि लोकल एजेंट हार्डवेयर को एक गंभीर टियर मिल रहा है और आसपास के रनटाइम उस टियर को बिल्डर्स की नज़र में वाकई उपयोगी बनाने लगे हैं। रिकमेंडेशन है कि हार्डवेयर उपलब्धता की तरह ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट पर भी नजर रखें। उपयोगी DGX स्पार्क स्टोरी ओलामा, LM स्टूडियो, llama.cpp, EXO और एजेंट फ्रेमवर्क्स की है जो इसे फर्स्ट क्लास नोड की तरह ट्रीट करते हैं। बिना उसके यह सिर्फ महंगा हार्डवेयर है। उसके साथ यह लोकल एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। प्रैक्टिकल बिल्ड सवाल यह है कि स्पार्क स्टैक में कहाँ बैठता है। इसे बड़े लैपटॉप की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसे लोकल इन्फरेंस एप्लायंस की तरह समझना बेहतर है। एक मशीन जो बड़े मॉडल्स होस्ट कर सकती है, कई क्लाइंट्स को सर्व कर सकती है और छोटे डिवाइसेस को रेस्पॉन्सिव रखने दे सकती है। इसका मतलब है कि आसपास का सॉफ्टवेयर मॉडल सर्विंग को बोरिंग बनाना चाहिए। एक बिल्डर को मॉडल लोड करने, कंपैटिबल एंड पॉइंट एक्सपोज करने, एक कोडिंग एजेंट को उस पर पॉइंट करने और यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि मॉडल की मेमोरी खत्म होने पर या सर्वर के रिस्टार्ट होने पर क्या होगा। हार्डवेयर छत को बढ़ाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर तय करता है कि वह छत उपयोगी है या नहीं। कॉस्ट के लिए एक और निहितार्थ है। लोकल हार्डवेयर इन्फरेंस को फ्री नहीं बनाता। यह कॉस्ट को पर टोकन बिलिंग से कैपिटल कॉस्ट, पावर, मेंटेनेंस और सेटअप टाइम में शिफ्ट करता है। यह ट्रेड परसिस्टेंट एजेंट्स और प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट के लिए सेंस बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब मशीन का उपयोग इसे जस्टिफाई करने लायक हो। इसीलिए DGX स्पार्क का मूल्यांकन एक सिस्टम के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए। कौन से मॉडल इस पर अच्छे से चलते हैं? कौन से रनटाइम इसे सपोर्ट करते हैं? क्या EXO इसे खोज सकता है? क्या LM स्टूडियो इससे सर्व कर सकता है? क्या ओलामा या llama.cpp इसे साफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई कोडिंग एजेंट बिना कस्टम पैच के इसे कॉल कर सकता है? जवाब स्पेस शीट से ज्यादा अहमियत रखते हैं। चौथी कहानी EXO की है और यह सबसे ज़मीनी कहानी है क्योंकि यह DGX स्पार्क के लोकल EXO क्लस्टर में शामिल होने के आसपास की असली समस्या से आती है। सेटअप बिल्कुल वैसा है जैसा लोकल एजेंट बिल्डर्स को पसंद है। एक ही लोकल नेटवर्क पर मैक और DGX स्पार्क एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फरेंस पूल की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक कनेक्टिविटी काम कर गई। डैशबोर्ड पहुंच योग्य था। पोर्ट्स पहुंच योग्य थे। नेटवर्क बस टूटा हुआ नहीं था। लेकिन नोड्स अभी भी एक काम करने वाला क्लस्टर नहीं बना पाए। समस्या रीचेबिलिटी और भरोसेमंद पीयर फॉर्मेशन के बीच की लेयर में थी। यह एक बहुत आम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ट्रैप है। पिंग काम करता है, डैशबोर्ड लोड होता है और फिर भी असली चीज जो आपको चाहिए, पीयर डिस्कवरी और प्राइवेट नेटवर्क एग्रीमेंट, काम नहीं करती। रिपोर्ट किया गया फिक्स 2 भागों वाला था। पहला, रस्ट EXO 3 बाइंडिंग्स नेटवर्किंग मॉड्यूल को लिनक्स ARch64 पर कंपाइल करने की जरूरत थी। उस मॉड्यूल में lib2p नेटवर्किंग, MDNS डिस्कवरी और प्राइवेट नेटवर्क लॉजिक है। macOS पर ऐप पाथ में प्रीबिल्ट पीस थे। DGX स्पार्क के लिनक्स ARch64 एनवायरनमेंट पर मिसिंग बिल्ड की वजह से EXO जिंदा दिख सकता था जबकि अहम पीयर कनेक्शन लेयर खराब थी। दूसरा, नोड्स को एक ही EXO lib2p नेम स्पेस चाहिए था। EXO अपने डिस्कवरी नेमस्पेस से डिराइव किए गए lib2p प्राइवेट नेटवर्क की का इस्तेमाल करता है।
अगर नोड्स अलग अलग कीज डिराइव करते हैं तो वे नेटवर्क एनवायरनमेंट के कुछ हिस्से देख सकते हैं बिना असल में एक ही ट्रस्टेड पीयर नेटवर्क बनाए। रस्ट नेटवर्किंग मॉड्यूल कंपाइल करने और नेमस्पेस अलाइन करने के बाद DGX Spark EXO डैशबोर्ड में दिखा और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फरेंस में हिस्सा लिया। यह फाइनल स्टेट अहम हिस्सा है। स्पार्क नोड ने EXO क्लस्टर ज्वाइन कर लिया। यही वजह है कि E100 मायने रखता है। लोकल इन्फरेंस आमतौर पर मशीन दर मशीन पर चर्चा होती है। यह मैक यह मॉडल चला सकता है, यह GPU वह क्वांट चला सकता है, यह डेस्कटॉप यह API सर्व कर सकता है। E100 कठिन सवाल पर काम कर रहा है, क्या कई लोकल मशीनें एक प्रैक्टिकल इन्फरेंस पूल बन सकती हैं? यह लोकल फर्स्ट एजेंट्स के लिए सही समस्या है, क्योंकि एक असली लोकल एनवायरनमेंट में अक्सर असमान हार्डवेयर होता है। एक मशीन में बहुत ज्यादा मेमोरी है, एक में मजबूत एप्पल सिलिकॉन सेटअप है, एक छोटा ऑलवेज ऑन नोड है, एक पर RTX कार्ड है। अगर एजेंट स्टैक इन्हें कंबाइन कर सकता है तो लोकल इन्फरेंस ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। लेकिन यह इश्यू खुरदरे किनारे को भी दिखाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फरेंस बोरिंग लेकिन क्रिटिकल सिस्टम पीसों पर निर्भर करता है। MDNS डिस्कवरी, lib2p बिहेवियर, आर्किटेक्चर स्पेसिफिक पैकेजिंग, नेमस्पेस अलाइनमेंट और क्लियर फेलियर मैसेज। रॉ मॉडल परफॉर्मेंस सिर्फ काम का एक हिस्सा है। सबसे अच्छा तकनीकी पाठ यह है कि वितरित स्थानीय अनुमान परतों में विफल होता है। नेटवर्क पहुंच योग्यता परत 1 है, सेवा खोज परत 2 है, निजी नेटवर्क पहचान परत 3 है, रनटाइम पैकेजिंग परत 4 है, मॉडल शेड्यूलिंग और अनुमान प्रदर्शन उसके बाद आता है। यदि कोई पिछली परत गलत है तो मॉडल को तेज होने का मौका कभी नहीं मिलता। E100 को देखने वाले बिल्डर्स के लिए इसका मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण अपडेट शानदार नहीं दिख सकते। लिनक्स आर्च 64 के लिए स्वचालित रस्ट मॉड्यूल बिल्ड, नेटवर्किंग बाइंडिंग गायब होने पर स्पष्ट त्रुटियां, बेहतर नेमस्पेस UX और मजबूत खोज डायग्नोस्टिक्स ये सभी प्रोडक्ट क्वालिटी फीचर्स हैं। बिल्कुल। एक स्थानीय क्लस्टर प्रोडक्ट को विफलता को पढ़ने योग्य बनाना चाहिए। यदि कोई नोड पहुंच योग्य है लेकिन जुड़ने योग्य नहीं है तो सिस्टम को बताना चाहिए कि क्यों। यदि निजी नेटवर्क कुंजी भिन्न है तो यह दिखाई देखी चाहिए। यदि कंपाइल्ड मॉड्यूल गायब है तो ऐप को चुपचाप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सिफारिश E100 को अपनी वॉचलिस्ट में ऊपर रखें, खासकर अगर आपका स्थानीय एजेंट सेटअप एक से ज्यादा मशीनों में फैला हुआ है। आइडिया महत्वपूर्ण है, मौजूदा पाठ उतना ही महत्वपूर्ण है। वितरित अनुमान सिर्फ मॉडल गणित नहीं है, यह नेटवर्किंग, पैकेजिंग और ट्रस्ट अलाइनमेंट है। और यह हमें एक बहुत अलग तरह की एजेंट सतह पर लाता है, ग्रोक बिल्ड। बिल्डर्स के लिए E100 दिलचस्प है क्योंकि यह स्थानीय अनुमान को स्केल करने का एक अलग तरीका सुझाता है। हर मशीन को एक विशाल बॉक्स से बदलने के बजाय आप पहले से उपलब्ध मशीनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह घरों, छोटी लैब्स और स्टूडियो के लिए आकर्षक है जहां हार्डवेयर समय के साथ असमान रूप से जमा होता है। लेकिन बिल्ड पैटर्न को गार्डरेल की जरूरत है। एक वितरित अनुमान लेयर को यह दिखाना चाहिए कि कौन से नोड्स मौजूद हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट सक्रिय है, कौन सा नेमस्पेस इस्तेमाल में है, मॉडल शार्ड कहाँ है, और क्या कोई नोड सिर्फ डैशबोर्ड लेयर पर दिखाई दे रहा है या वास्तव में अनुमान के लिए इस्तेमाल योग्य है। उस दृश्यता के बिना डिबगिंग अनुमान लगाना बन जाता है। DGX स्पार्क का मुद्दा एक अच्छा रिमाइंडर है कि सफल स्थानीय क्लस्टरों को बेहतरीन डायग्नोस्टिक्स की जरूरत है। सबसे अच्छा यूजर अनुभव घंटों के पैकेट कैप्चर के बाद एक मौन फेलियर नहीं होगा। यह एक स्पष्ट मैसेज होगा, लिनक्स आर्च 64 नेटवर्किंग बाइंडिंग गायब है,
या प्राइवेट नेटवर्क नेम स्पेस मेल नहीं खाता, या यह नोड डैशबोर्ड देख सकता है लेकिन लिब 2 पीस वार्म में शामिल नहीं हो सकता। अगर EXO वो बातें सही करता है तो फायदा बड़ा है। एक स्थानीय एजेंट छोटे टास्क को एक हल्के नोड पर रूट कर सकता है, बड़े प्रॉम्प्ट को एक मेमोरी समृद्ध मशीन पर, और वितरित जॉब्स कई डिवाइसों पर। यह एक मॉडल से जुड़े एक कंप्यूटर से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल स्थानीय स्टैक है। पांचवी कहानी XAI का ग्रोक बिल्ड है। आधिकारिक डॉक्स एक कोडिंग एजेंट CLI का वर्णन करते हैं जिसमें इंटरैक्टिव टर्मिनल UI, हेडलेस स्क्रिप्टिंग, जसो और स्ट्रीमिंग जसो आउटपुट, रिज्यूमेबल सेशन, कस्टम मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, स्किल्स, प्लगइन्स, हुक, MCP सर्वर और ग्रोक एजेंट STDO के जरिए SCP सपोर्ट शामिल है। सादे शब्दों में ग्रोक बिल्ड सिर्फ एक वेब चैट फ्रंट-एंड नहीं है। यह एक टर्मिनल नेटिव कोडिंग एजेंट के रूप में पोजीशन किया गया है जो इंटरैक्टिवली या स्क्रिप्ट्स और बोट्स के अंदर चल सकता है। यह इसे ब्रॉडर कोडिंग एजेंट CLI वेव जैसी ही कैटेगरी में रखता है। फीचर सरफेस समझने योग्य है। इंटरैक्टिव टूई मानविंद लूप कोडिंग के लिए है। हेडलेस मोड ऑटोमेशन के लिए है। स्ट्रीमिंग जसो तब मायने रखता है जब किसी दूसरे टूल को एजेंट के काम करते समय उसे देखने की जरूरत होती है। ACP सपोर्ट इसलिए मायने रखता है क्योंकि आइड्स और एजेंट क्लाइंट्स को कोडिंग एजेंट्स से स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल पर बात करने का एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए। कस्टम मॉडल कॉन्फ़िगरेशन भी जरूरी है। डॉक्स में मॉडल ब्लॉक दिखाता है जिसमें मॉडल ID, बेस URL, डिस्प्ले नेम और एनवायरनमेंट की होती है। यह इस बात का मतलब है कि ग्रोक बिल्ड सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट बैकएंड से बंधा हुआ नहीं है। इसे कस्टम मॉडल एंड पॉइंट्स की तरफ पॉइंट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बिल्डर्स के लिए यह मायने रखता है क्योंकि कोडिंग एजेंट शेल मॉडल राउटर बनते जा रहे हैं। आप त्वरित एडिट्स के लिए एक मॉडल चाह सकते हैं, गहन रीजनिंग के लिए दूसरा, प्राइवेट कोड के लिए दूसरा लोकल मॉडल और बड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए दूसरा होस्टेड मॉडल। CLI वह कंट्रोल सरफेस बन जाता है जहां वे चॉइसेस होती हैं। लेकिन इस हफ्ते दूसरी XAI कहानी भी है, मॉडल रिडायरेक्ट्स और प्राइसिंग। XAI का 15 मई का माइग्रेशन पेज कहता है कि रिटायर्ड रीजनिंग मॉडल स्लग्स कम रीजनिंग एफर्ट के साथ ग्रोक 4.3 पर रिडायरेक्ट होते हैं। रिटायर्ड नॉन रीजनिंग स्लग्स बिना रीजनिंग एफर्ट के ग्रोक 4.3 पर रिडायरेक्ट होते हैं। ग्रोक कोड फास्ट एक ग्रोक 4.3 पर रिडायरेक्ट होता है। उस पेज पर प्राइसिंग नंबर ठोस है। ग्रोक 4.3 API प्राइसिंग प्रति मिलियन इनपुट टोकन $1.25 और प्रति मिलियन आउटपुट टोकन $2.50 पर लिस्टेड है। यह वह नंबर है जिसका बिल्डर्स को ऑफिशियल API माइग्रेशन पेज देखते समय उपयोग करना चाहिए। रिस्क सिर्फ प्राइस नहीं है। रिस्क साइलेंट बिहेवियर चेंज है। अगर कोड पुराने मॉडल स्लग को कॉल करता रहे और प्रोवाइडर उसे रिडायरेक्ट कर दे तो रिक्वेस्ट अभी भी काम कर सकती है, लेकिन रीजनिंग एफर्ट, लेटेंसी, कॉस्ट और क्वालिटी प्रोफाइल बदल सकते हैं। यह प्रोडक्शन एजेंट्स और महंगे कोडिंग लूप्स के लिए खतरनाक है। यह कोडिंग एजेंट्स के लिए विशेष रूप से रेलेवेंट है क्योंकि वे तेजी से बहुत सारे टोकन कंज्यूम कर सकते हैं। एक हेडलेस कोडिंग टास्क फाइल्स पढ़ सकता है, डिफ्स इंस्पेक्ट कर सकता है, पैचेस प्रपोज कर सकता है, टेस्ट्स रन कर सकता है और आइटरेट कर सकता है। अगर स्लग के पीछे का मॉडल बदलता है तो उस लूप की इकोनॉमिक्स भी बदल जाती हैं। लोअर प्रमोशन प्राइसिंग के बारे में भी चैटर रहा है, लेकिन इस एपिसोड के लिए चेक की गई ऑफिशियल डॉक्स में स्पष्ट $99 प्लान नहीं दिखता। विजिबल माइग्रेशन प्राइसिंग ग्रोक 4.3 के लिए API टोकन प्राइसिंग है और ब्रॉडर सब्सक्रिप्शन प्राइस जिस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं वह कई इंडिविजुअल बिल्डर्स के लिए कैजुअल मानने से काफी ज्यादा है।
रिकमेंडेशन सीधी है, डेप्रिकेटेड स्लग्स को अपनी इकोनॉमिक्स नहीं चुनने दें। अगर आप एजेंट्स में XAI मॉडल्स का उपयोग करते हैं तो रिप्लेसमेंट मॉडल स्पष्ट रूप से चुनें, रीजनिंग एफर्ट जानबूझकर सेट करें और रीडायरेक्ट डेट के बाद कॉस्ट की निगरानी करें। और ग्रोक बिल्ड के बारे में खास बात यह देखना है कि यह एक गंभीर क्रॉस मॉडल कोडिंग शेल बनता है या ज्यादातर एक XAI के अपने मॉडल स्टैक में जाने का एक फ्रंट डॉक्स कस्टम मॉडल कॉन्फ़िग को सपोर्ट करते हैं और यही वह हिस्सा है जो इसे राउटिंग की परवाह करने वाले बिल्डर्स के लिए दिलचस्प बनाता है। ग्रोक बिल्ड रेलेवेंट है, प्राइसिंग और रीडायरेक्ट स्टोरी रेलेवेंट है। सही रुख हाइप या डिसमिसल नहीं है। यह है CLI को टेस्ट करो, मॉडल्स को एक्सप्लिसिटली पिन करो और यह सुनिश्चित करो कि कॉस्ट प्रोफाइल बिल्डर के बजट में फिट आता है, इसे फ्रीक्वेंट एजेंट लूप में डालने से पहले। यहाँ का बिल्ड पैटर्न एक मॉडल अवेयर कोडिंग शेल है। ऐसी CLI को इंटरैक्टिव सेशन रन करना, हेडलेस टास्क रन करना, मशीन रीडेबल प्रोग्रेस एमिट करना और एडिटर्स या एजेंट क्लाइंट्स के साथ इंटीग्रेट करना आसान होना चाहिए। ये पीसेस वो हैं जो एक कोडिंग एजेंट को बड़े सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, एक टर्मिनल में फंसे रहने के बजाय। लेकिन मॉडल अवेयर का मतलब कॉस्ट अवेयर भी है। एक बिल्डर को पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल कॉल हो रहा है, कौन सी रीजनिंग एफर्ट एक्टिव है और क्या कोई डेप्रिकेटेड नेम रीडायरेक्ट हो रही है। अगर कोई लॉन्ग रनिंग कोडिंग जॉब साइलेंटली अलग मॉडल टियर पर चली जाती है तो एजेंट शायद टास्क कंप्लीट कर ले, लेकिन बिल और लेटेंसी प्रोफाइल सरप्राइजिंग हो सकते हैं। यह उन टीम्स के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है जो कोडिंग एजेंट्स के ऊपर ऑटोमेशन बिल्ड कर रही हैं। हेडलेस मोड पावरफुल है क्योंकि यह बॉट्स, CI लाइक चेक्स और मेंटेनेंस स्क्रिप्ट्स में रन हो सकता है। लेकिन यही पावर मीन्स रिपीटेड कॉल्स। रिपीटेड कॉल्स छोटी प्राइसिंग डिफरेंसेस को रियल मंथली कॉस्ट में बदल देती हैं। साफ रिकमेंडेशन यह है कि ग्रोक बिल्ड को बाकी हर गंभीर कोडिंग एजेंट सर्फिस की तरह ट्रीट करो। रियल रिपोजिटरीज पर टेस्ट करो, आउटपुट फॉर्मेट इंस्पेक्ट करो, कस्टम मॉडल राउटिंग वेरीफाई करो और कॉस्ट मॉनिटरिंग लगाओ, इससे पहले कि यह डिफ़ॉल्ट ऑटोमेशन पाथ बन जाए। छठी स्टोरी गेटवे लेयर है। लाइट LLM और एनवॉय AI गेटवे दोनों मैटर हैं क्योंकि हर गंभीर एजेंट स्टैक को इवेंचुअली एजेंट्स और मॉडल्स के बीच एक कंट्रोल प्लेन चाहिए। लाइट LLM v1.84.0 एक हार्डनिंग रिलीज है। रिलीज पेप 440 के अकॉर्डिंग वर्जन नेमिंग बदलता है, पास थ्रू एंड पॉइंट्स को डिफ़ॉल्ट से ऑथेंटिकेट करता है, मल्टीपॉड बजट एनफोर्समेंट इम्प्रूव करता है, प्रिस्मा रिकनेक्ट फ्रीजेस अवॉइड करता है, लेजी लोडेड फीचर राउटर्स के थ्रू मेमोरी फुटप्रिंट रिड्यूस करता है, MCP OAuth और SEO एंट्रा डिस्कवरी सपोर्ट ऐड करता है और वर्क फ्लोरेंस API सर्फिस के थ्रू ड्यूरेबल एजेंट रन ट्रैकिंग इंट्रोड्यूस करता है। पास थ्रू एंड पॉइंट चेंज रिलीज की टोन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। डिफ़ॉल्ट से ऑथेंटिकेटेड होना केयरलेस सेटअप्स के लिए कम कन्वीनियंट है, लेकिन रियल वंस के लिए बेटर है। एक मॉडल गेटवे को एक्सीडेंटली फॉरवर्डर्स एक्सपोज नहीं करने चाहिए बस इसलिए कि डिफ़ॉल्ट लूज था। मल्टीपॉड बजट एनफोर्समेंट एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है। एजेंट्स वर्कर्स अक्रॉस फैन आउट हो सकते हैं। अगर स्पेंड काउंटर्स स्टेल हैं या पॉड्स अक्रॉस इनकंसिस्टेंट हैं, तो बजट्स एडवाइजरी की जगह रियल बन जाते हैं। लाइट LLM का रिफ्रेश बिहेवियर और रेडिस काउंटर फिक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट्स में स्पेंड अकाउंटिंग को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के बारे में है। प्रिस्मा रिकनेक्ट फिक्स उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना यह लगता है। अगर डेटाबेस रिकनेक्ट पाथ इवेंट लूप को फ्रीज कर देता है तो गेटवे डेटाबेस फ्लैप्स के दौरान लाइवनेस प्रोब्स फेल कर सकता है। एजेंट स्टैक के लिए यह रैंडम प्रोवाइडर फेलियर की तरह दिखता है, भले ही असली समस्या कंट्रोल प्लेन रिलायबिलिटी है।
फिर मेमोरी फुटप्रिंट है। लेजी लोडिंग राउटर्स और फ्रंट पेज से रिपोर्ट के अनुसार 2 डॉकर डिप्लॉयमेंट में मेमोरी में सैकड़ों मेगाबाइट्स की कमी आती है। लोकल या स्मॉल सर्वर स्टैक्स के लिए यह ट्रिवियल नहीं है। गेटवे कमरे में सबसे भारी चीज नहीं बननी चाहिए। MCP OAuth और Azure Entra Discovery वर्क एक ब्रॉडर रियलिटी की ओर इशारा करती है। मॉडल गेटवेज अब टूल गेटवेज भी हैं। एजेंट्स केवल प्रॉम्प्ट्स को मॉडल्स पर राउट नहीं कर रहे, वे MCP सर्वर्स, OpenAPI टूल्स, ऑथ फ्लोस और यूजर स्कोप्ड कैपेबिलिटीज को टच कर रहे हैं। एनवोर AI गेटवे v0.6.0 क्यूबरनीट्स साइड से आगे बढ़ रहा है। यह कोर कस्टम रिसोर्सेज को V1 बीटा 1 तक ग्रेजुएट करता है। क्लॉथ के लिए AWS बेडरॉक इन्वोक मॉडल सपोर्ट जोड़ता है। OpenAI कंपैटिबल बैकएंड्स पर एंथ्रोपिक एंड पॉइंट्स सपोर्ट करता है। जेमिनी एम्बेडिंग्स और कॉन्टेक्स्ट कैशिंग सपोर्ट करता है। MCP पर बैकएंड हेडर फॉरवर्डिंग सपोर्ट करता है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बॉडी रिडैक्शन जोड़ता है और एनवॉय और गेटवे बेसलाइन को अपडेट करता है। OpenAI कंपैटिबल बैकएंड पर एंथ्रोपिक पीस एक प्रोवाइडर नॉर्मलाइजेशन स्टोरी है। एक गेटवे डिफरेंट मॉडल प्रोवाइडर्स को क्लाइंट्स के लिए ज्यादा कंसिस्टेंट दिखा सकती है। यह तब यूजफुल है जब एजेंट्स को बिना हर क्लाइंट इंटीग्रेशन को रिराइट किए मॉडल्स स्वैप करने की जरूरत हो। जेमिनी एम्बेडिंग्स और कॉन्टेक्स्ट कैशिंग इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि हर मॉडल कॉल चैट कंप्लीशन नहीं है। एजेंट्स को रिट्रीवल, मेमोरी, कॉन्टेक्स्ट रीयूज और कॉस्ट कंट्रोल की जरूरत होती है। एम्बेडिंग्स और कैशिंग एजेंट को टाइम के साथ यूजफुल रखने के इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। MCP पर बैकएंड हेडर फॉरवर्डिंग एक छोटा फ्रेज है, लेकिन रियल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। अगर एक एजेंट गेटवे मल्टीपल MCP बैकएंड्स से बात करती है, तो हर बैकएंड को डिफरेंट हेडर्स, क्रेडेंशियल्स या राउटिंग मेटाडाटा की जरूरत हो सकती है। पर बैकएंड फॉरवर्डिंग यह क्लीनर और लेस ब्रिटल बनाती है। बॉडी रिडक्शन एक और सीरियस एजेंट स्टैक फीचर है। एजेंट्स अक्सर सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट लेकर चलते हैं। अगर गेटवे सब कुछ रॉ लॉग करता है, तो कंट्रोल प्लेन एक प्राइवेसी प्रॉब्लम बन जाता है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिडक्शन प्रोडक्शन यूज के लिए टेबल स्टेक्स है। लोकल फर्स्ट कनेक्शन यह है, लोकल सिंपल नहीं होता। जैसे ही एक बिल्डर ओलामा, LM स्टूडियो, क्लाउड फॉलबैक्स, कोडिंग एजेंट्स, MCP टूल्स और शायद एक DGX स्पार्क नोड कॉम्बाइन करता है, राउटिंग एक रियल सिस्टम बन जाती है। गेटवेज ऑथ बजट्स, ऑब्जर्वेबिलिटी, प्रोवाइडर कंपैटिबिलिटी और फेलियर बिहेवियर डिसाइड करते हैं। सिफारिश: गेटवेज को ऑप्शनल ग्लू की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए एक बार एजेंट स्टैक में एक से अधिक मॉडल या एक से अधिक यूजर हो। लाइट LLM मल्टी प्रोवाइडर राउटिंग और बजट कंट्रोल के लिए रेलेवेंट है। एनवोर AI गेटवे रेलेवेंट है जब क्यूबरनीट्स नेटिव ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रोवाइडर नॉर्मलाइजेशन मैटर करते हैं। दोनों केसेस में यूजफुल अपडेट्स वे होते हैं जो सरप्राइज को रिड्यूस करते हैं। एक व्यावहारिक बिल्डर पैटर्न है कि हर गैर एजेंट के सामने गेटवे रखें, भले ही कुछ इन्फरेंस लोकल हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हर छोटा एक्सपेरिमेंट को क्यूबरनीट्स की जरूरत है। इसका मतलब है कि एजेंट के पास एक स्पष्ट जगह होनी चाहिए जहां मॉडल नाम, ऑथ, बजट, फॉलबैक्स और लॉगिन पॉलिसी परिभाषित हों। यहीं पर लाइट LLM के रूटिंग ग्रुप्स देखने योग्य हैं। अलग अलग मॉडल ग्रुप्स के अलग अलग रूटिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। एक बिल्डर लेटेंसी बेस्ड रूटिंग चाह सकता है, उच्च गुणवत्ता वाले होस्टेड मॉडल्स के लिए, सिंपल शफल सस्ते फॉलबैक मॉडल्स के लिए और प्राइवेट टास्क्स के लिए अलग लोकल पाथ। वैल्यू एब्स्ट्रैक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। वैल्यू यह है कि मॉडल चॉइस को स्पष्ट बनाना है, हर एजेंट स्क्रिप्ट में बिखेरने के बजाय। एनवोय AI गेटवे की दिशा समान है, लेकिन ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
वी एक बीटा एक एपीआई सरफेस मायने रखती है क्योंकि टीम्स उन एपीआईज पर बनाने के लिए ज्यादा तैयार रहती हैं जो स्थिर हो रही हैं। बॉडी रिडक्शन और हेडर फॉरवर्डिंग के टुकड़े मायने रखते हैं क्योंकि एजेंट्स गेटवे के जरिए क्रेडेंशियल्स, प्राइवेट प्रॉम्प्ट्स और टूल स्पेसिफिक मेटाडेटा ले जाते हैं। जब यह डिटेल्स केंद्रीय रूप से संभाले जाते हैं तो स्टैक का बाकी हिस्सा समझने में आसान हो जाता है। जाल यह सोचना है कि एक गेटवे जादुई रूप से मॉडल क्वालिटी या एजेंट डिजाइन ठीक कर देती है। ऐसा नहीं होता। एक गेटवे कमजोर मॉडल को बेहतर तर्क करना नहीं सिखा सकती और भ्रमित एजेंट को बेहतर योजना बनाना नहीं सिखा सकती। जो वह कर सकती है वह है ओमेगलिंग सिस्टम को कम भंगुर बनाना, कम एक्सीडेंटल अनऑथेंटिकेटेड रूट्स, बेहतर बजट अकाउंटिंग, स्पष्ट प्रोवाइडर कंपैटिबिलिटी, स्वच्छ टूल ऑथोराइजेशन और सुरक्षित लॉग्स। लोकल फर्स्ट बिल्डर्स के लिए यह बिल्कुल सही स्तर की महत्वाकांक्षा है। जब प्राइवेसी और लागत मांग करती हैं तब मॉडल्स को नजदीक रखें। जब होस्टेड मॉडल्स क्लियरली टास्क के लिए बेहतर हों तब उनका उपयोग करें। एजेंट और उन सभी चॉइस के बीच एक कंट्रोल लेयर रखें ताकि सिस्टम सब कुछ फिर से लिखे बिना इवॉल्व कर सके। और यही पूरे एपिसोड की थीम है, बिना किसी एक को जबरदस्ती डाले। लोकल एजेंट्स ज्यादा व्यावहारिक हो रहे हैं क्योंकि स्टैक मॉडल के नीचे भर रही है रनटाइम्स, हार्डवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फरेंस, कोडिंग एजेंट शेल्स और रूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओलामा ज्यादा एजेंट आकार का होता जा रहा है। एलएम स्टूडियो लोकल विजन इन्फरेंस में सुधार कर रही है और शेयर्ड लोकल सर्वर्स की ओर इशारा कर रही है। DGX स्पार्क लोकल एजेंट्स को ज्यादा गंभीर हार्डवेयर टियर दे रही है। EXO साबित कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोकल इन्फरेंस रियल है, साथ ही दिखा रही है कि यह अभी कहां पॉलिश चाहती है। ग्रोक बिल्ड एक और गंभीर कोडिंग एजेंट CLI जोड़ती है, लेकिन मॉडल रिडायरेक्ट और प्राइसिंग डिटेल्स को ध्यान चाहिए। और गेटवे लेयर मजबूत हो रही है क्योंकि एजेंट्स को विश्वसनीय कंट्रोल प्लेन्स चाहिए। मुख्य बिल्डर टेकवे सरल है, लोकल फर्स्ट एआई अब एक टूल नहीं रही, यह एक स्टैक है। मॉडल रनर्स मायने रखते हैं, एपीआईज मायने रखती हैं, हार्डवेयर मायने रखता है, पीयर डिस्कवरी मायने रखती है, CLI सरफेसेज मायने रखते हैं, गेटवेज मायने रखती हैं। दूसरा टेकवे यह है कि लोकल स्टैक ज्यादा मॉड्यूलर होता जा रहा है। ओलामा क्विक लोकल रनटाइम हो सकता है। LM स्टूडियो डेस्कटॉप ऐप और प्राइवेट मॉडल सर्वर हो सकती है। DGX स्पार्क हेवी इन्फरेंस नोड हो सकता है। EXO कई मशीनों को क्लस्टर की तरह काम करने की कोशिश कर सकती है। ग्रोक बिल्ड कोडिंग एजेंट शेल हो सकता है। लाइट LLM या एनवोर मॉडल कॉल्स के सामने बैठ सकती है। उन टुकड़ों को एक साथ सभी का उपयोग नहीं करना पड़ता, लेकिन वे पहचानने योग्य भूमिकाओं में फिट होने लगे हैं। तीसरा टेकवे यह है कि बिल्डर्स को डेमो के बजाय लूप्स से लोकल एआई का मूल्यांकन करना चाहिए। एक डेमो पूछता है कि कोई मॉडल एक प्रॉम्प्ट का जवाब दे सकता है या नहीं। एक बिल्डर लूप पूछता है कि क्या एजेंट कॉन्टेक्स्ट इंस्पेक्ट कर सकती है, सही मॉडल चुन सकती है, टूल कॉल कर सकती है, एरर से रिकवर हो सकती है, लागत को विजिबल रख सकती है और कल फिर से रन कर सकती है। यही वजह है कि छोटी रिलीज डिटेल्स मायने रखती हैं। ओलामा के तेज मेटाडेटा कॉल्स लूप के अंदर मायने रखते हैं। LM स्टूडियो का MLX विजन काम लूप के अंदर मायने रखता है। EXO का नेमस्पेस और नेटवर्किंग विवरण लूप के अंदर मायने रखते हैं। ग्रोक बिल्ड का हेडलेस जसो आउटपुट लूप के अंदर मायने रखता है। गेटवे ऑथ, बजट काउंटर्स और रिडक्शन लूप के अंदर मायने रखते हैं। स्टैक या तो बार बार एजेंट वर्क को सपोर्ट करता है या वो प्रभावशाली वनफ टेस्ट का कलेक्शन बना रहता है।
अंतिम सिफारिश है कि लोकल स्टैक को लेयर्स में बनाएं। पहले रनटाइम चुनें जो वास्तव में वो मॉडल रन कर सके जिनकी आपको जरूरत है। दूसरे, इसे एपीआईज के जरिए एक्सपोज करें जिनका आपके एजेंट इस्तेमाल कर सकें। तीसरे, तय करें कि एक मशीन काफी है या डेडिकेटेड इन्फरेंस बॉक्स या क्लस्टर लेयर जरूरी है। चौथे, रूटिंग और कॉस्ट कंट्रोल कहीं विजिबल रखें। पांचवें, पूरे लूप को रियल टास्क्स के साथ टेस्ट करें, बेंचमार्क प्रॉम्प्ट्स के साथ नहीं। यहीं से लोकल फर्स्ट एजेंट बिल्डिंग का रुख है। कम जादू, ज्यादा सिस्टम्स थिंकिंग और इंफरेंस को तब करीब रखने के लिए बेहतर टूल्स जब करीब रहना असल में मायने रखता है। बंद करने से पहले एक और पॉइंट, स्टैक भी ज्यादा टेस्टेबल हो रहा है। अब एक बिल्डर तेज सवाल पूछ सकता है, क्या उलामा इस कोडिंग लूप के लिए मॉडल को तेजी से सर्व करता है? क्या एलएम स्टूडियो विजन मॉडल को लोकली हैंडल करता है? क्या स्पार्क बड़े मॉडल के लिए पर्याप्त मेमोरी हेडरूम देता है? क्या EXO वास्तव में हर नोड देखता है और प्राइवेट नेटवर्क बनाता है? क्या ग्रोक बिल्ड ऐसा आउटपुट एक्सपोज करता है जिसे कोई दूसरा टूल इस्तेमाल कर सके? क्या गेटवे कॉस्ट और रूट बिहेवियर साफ दिखाता है? वो सवाल इससे बेहतर है कि अमूर्त में पूछा जाए कि लोकल एआई तैयार है या नहीं। लोकल एआई कुछ टास्क्स के लिए तैयार है, कुछ के लिए अपरिपक्व और जल्दी बदल रहा है। उपयोगी काम है हर टास्क को स्टैक की सही लेयर से मैच करना। एक प्राइवेट कोडिंग टास्क लोकल मॉडल पर हो सकता है। एक बहुत मुश्किल रीजनिंग टास्क को अभी भी होस्टेड मॉडल की जरूरत हो सकती है। एक रिपीटेटिव एजेंट लूप को लोकल इकोनॉमिक्स चाहिए। एक टीम डिप्लॉयमेंट को दूसरे बेंचमार्क रिजल्ट से ज्यादा गेटवे पॉलिसी चाहिए। तो बिल्डर स्टांस न लोकल ओनली है और न क्लाउड ओनली। ये कंट्रोल है। लोकल रनटाइम्स वहां रखें जहां प्राइवेसी, लेटेंसी और कॉस्ट समझ में आए। जहां क्वालिटी साफ जीतती है वहां बड़े होस्टेड मॉडल इस्तेमाल करें। इंटरफेस को स्थिर रखें ताकि एजेंट बिना रीराइट प्रोजेक्ट बने उन चॉइसर के बीच मूव कर सके। ये वो प्रैक्टिकल लाइन है जिस पर इस हफ्ते नजर रखनी है। एपिसोड नोट्स और लिंक्स के लिए tobyonfitnesstech.com पर जाएं। हम जल्दी वापस आएंगे। मैं नौबा हूँ। ये था एजेंट स्टैक डेली।